तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, समाजवादियों की एकजुटता की बात हो रही है, फिर से विलय की बात हो रही है और मोदी लहर को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब होगी? क्या एकजुटता टिक पाएगी? सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब एक हुए हैं तब तब टूटे भी हैं। मेरा सवाल आपसे गजानन शाही जी, समाजवादी एकजुट हो रहे हैं, ठीक है, विलय अटूट है, आप कह रहे हैं हिमालय के जैसा अटूट रहेगा इस बार नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि तमाम पूर्वाग्रहों से हम हटकर एक हो रहे हैं। लेकिन क्या आपकी एकता जनता को स्वीकार होगी, या आपकी एकता में ऐसा क्या है, नयापन क्या है, किन मुद्दों के आधार पर? आज एंड्रॉयड 1 की बात करने वाले वोटर हैं साहब, आज फेसबुक और सोशल साइट्स की बात करने वाले वोटर्स हैं। आप उस जमाने में एक हुए थे जिस जमाने में जात धर्म की बात आप करते रहे, आज भी वही कर रहे हैं। नया क्या है आपके पास? नया यही है कि जनता नीतीश कुमार और माननीय श्री लालू यादव को एक साथ देख के बहुत प्रफुल्लित है बिहार की जनता, क्योंकि एक नया सूर्योदय की रोशनी नजर आ रही है जो कि बिहार को विकास की ओर ले जाएगा, जैसे नीतीश कुमार ने करके दिखलाया। यानी अब तक विकास नहीं हुआ था, विकास की ओर और ले जाएगा जो करके दिखलाया था नीतीश कुमार ने। तो अब तक विकास नहीं हुआ था, आप बीजेपी के साथ थे तो विकास नहीं हुआ था जो आप कह रहे हैं। बीजेपी के साथ, बीजेपी के तो हम लोग आदमी बना दिया, इंसान बना दिया, कॉमन राइट करते करते तो उनको रोकवा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि बता दीजिए कि लालू प्रसाद यादव भी कभी जंगल राज के प्रतीक थे आपके लिए? नहीं, जंगल राज के प्रतीक थे, वो भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाजवाद के प्रतीक हो जाएंगे। नहीं तो यही तो दिक्कत है कि आपके साथ नहीं थे तो देखिए जंगल राज के प्रतीक थे, अब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ चंदन के बगल में जो वृक्ष रहता है ना उसमें भी खुशबू आ जाता है। नीतीश कुमार वो चीज है। जी प्रोफेसर साहब, अरे बाबा ऐसा मत कहिए। चंदन के बगल में जो भी रहता है उसमें वृक्ष उसमें खुशबू आ जाता है। माननीय लालू प्रसाद यादव के प्रति इस तरह की भावना, लालू जी के विषय में हमने नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आपने कहा कि चंदन, हमने आरजेडी की देखिए आप गलत बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब। ठीक है गजानन जी, कहा चंदन के पेड़ के बगल में जो भी वृक्ष रहेगा वो उसका सुगंधित हो जाता है। सुगंधित यानी कि अभी तक सुगंधित नहीं है लालू प्रसाद यादव? नहीं, लालू जी की बात हम नहीं कर रहे हैं, सियासी सुगंध नहीं है, बात हम नहीं कर रहे हैं, सियासी और नहीं है। भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र जी, नहीं एक सेकंड, वो भी देखिए उसे लिपटा नहीं सर, तात्पर्य मुझे बस इतना समझा दीजिए, चंदन का वृक्ष कौन है? नीतीश कुमार। कौन? चंदन का वृक्ष नीतीश कुमार। दोनों वृक्ष हैं, दोनों वृक्ष हैं। जगाने का काम किया, उसको अधिकार साहब आप लोग हैं, कौन है जो साहब आप लोग हैं, सम्मान देने का काम किया है लालू यादव ने। अरे आप लोग हैं, जिस तरह से बिहार के लोगों के साथ मिलाकर विकास करने का जो काम किया है, ये लोग नहीं बात कर रहे हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए और ये कि मुद्दों में नयापन नहीं है। आप कह रहे हैं चंदन का वृक्ष नई रोशनी, मुझे आप अपनी सोच बताइए, आप अपना एजेंडा बताइए। मैं आपसे बार बार वही पूछ रहा हूँ। एजेंडा लालू नीतीश एक हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो गई जनता, ये सब छोड़ दीजिए। झा साहब, एजेंडा तो अब बैठ के बनेगा ना, अभी तो विलय हुआ है, अब एजेंडा बनेगी, एजेंडा बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। इसमें नयापन क्या होगा? मुझे कुछ बता रहे, बोले क्या एजेंडा यही है, गरीबों के उत्थान करना। ये सब कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के वक्त इंदिरा गांधी ने भी नारा दिया था, गरीबी हटाओ, खिलाने का काम करेंगे। और जनता के जब एजेंडा बनेगा आप लोग को जानकारी खुद मिल जाएगी। गरीबी के नाम पर राजनीति तो खूब होती रही, इंदिरा गांधी ने भी नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी न हटी है, शायद राजनीति न हटने देगी। मुझे मौका मिलना चाहिए भाई। जी प्रोफेसर साहब, मेरे रानी का कोई और चीज नहीं है। तो देखिए, जिस तरह की राजनीति आज देश में उत्पन्न हुई है और जिस दिशा में जा रही है जनतंत्र के लिए, मैं उसे शुभ संकेत नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सिर्फ सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हुआ है, बल्कि एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो रही है इस देश में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेट करता है। लेकिन इसका प्रतिकार करने के लिए जो लोग आज सामने आ रहे हैं उनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कम है। इनकी भूमिका थी, कभी थी, कुछ की आज भी है, लेकिन कुल मिलाकर के ये अपनी भूमिका निभा चुके हैं। समय आ गया है कि ऐसी सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियां जो जनतंत्र में विश्वास करती है, समाज को एक रखने में विश्वास करती है, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी को केवल लेटर में नहीं स्पिरिट में मानती है भारतीय संविधान में, उनको सामने आना चाहिए। एक नया नेतृत्व पैदा करना चाहिए
और ये जो डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप है उससे को रिप्लेस करना चाहिए, और ये क्या ये तभी रिप्लेस हो पाएगा सर? वो संभव हो पाएगा। आपको लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में, 5 साल में यह संभव मुझे क्या ये नहीं वंशवाद लगता, से उभर और पाएगी यह ये देश पार्टी? के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है। जनता को आना चाहिए, युवकों को आना चाहिए, उन सारी सामाजिक राजनीतिक शक्तियों को सामने आना चाहिए जो जनतंत्र में विश्वास भाई करते वीरेंद्र जी, हैं। क्या वंशवाद, कभी- एक मिनट सुमित, जो वंशवाद में नहीं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, जो सेकुलरिज्म में, और जो समाजवाद कम से कम मतलब प्रो पुअर पॉलिसी में, और उनको सामने आना चाहिए। मैं मानता हूं इतिहास करवट लेगा, देर हो सकती है, इतिहास बदलता है, और वही इतिहास पुराने बदला है, आगे भी सिद्धांत, बदलेगा। वही नीति के साथ शायद इतिहास नहीं दे। मैं आता हूं सर, मैं भाई वीरेंद्र जी से पूछना चाहूंगा वंशवाद को लेकर। नवल बाबू हम पर कटाक्ष की है, भारतीय जनता मैं पार्टी आता हूं पर सर। कटाक्ष किया है। थोड़ा बोलने ना, दीजिए। एक सेकंड। कटाक्ष नवल सर बाबू आप ने पर- भाजपा पर कटाक्ष किया है कि वंश अधिवेशन जो क्रेडिबिलिटी सामाजिक समीकरण का, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है। हम सदस्य मेंबर बनाते हैं, मतदान केंद्रों पर चुनाव करते हैं, और मतदान केंद्रों पर चुनाव करके हम राष्ट्रीय स्तर पर हम चुनाव मैं भाई करके वीरेंद्र जी जल्दी हमारा से, राष्ट्रीय समय स्तर कम है पर सर, समय। भाई वीरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि क्या अरे बोलने दीजिएगा भाई, भाई बोल रहे हो ये कटाक्ष हम नहीं बोले। वक्त कम है सर। अरे भाई बात हम पर कटाक्ष किया है। नहीं, कटाक्ष आप पर नहीं। उनका प्रश्न था, और हम आप तो- सांप्रदायिक हम तो- पार्टी, इसलिए कटाक्ष आप पर होगा ही। आप देश को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप पर कटाक्ष होगा ही। देश के लोगों को विभ्रमित करने का काम किया है, इसलिए आप पर कटाक्ष होगा ही। देश के नौजवानों को मूर्ख बनाने का काम किया है, आप पर कटाक्ष होगा ही। आप देश की जनता को ठगने का काम किया है, इसलिए आप पर कटाक्ष होगा ही। इसलिए देश की जनता से आपको माफी मांगना पड़ेगा आने वाले चुनाव में कि हमने ये आपके मंच साथ मेरा धोखा है। किया है, बीजेपी ने धोखा किया है, इसलिए जनता से आपको माफी मांगना गजानन जी, पड़ेगा। आपके पास आऊंगा। देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते क्या हैं, ये इसलिए आप पार्टियां, पर क्या ये कटाक्ष होगा पार्टियां ही। वंशवाद से उभर पाएंगी? क्या और नई पार्टियां आप वंशवाद की बात दे करते पाएंगी? हैं, सर, जिसका सर, बहस हो लड़का रही है, प्लीज। अगर राजनीति में भाई वीरेंद्र जी, राजनीति भाई में जो वीरेंद्र जी, माफ रुचि कीजिएगा लेता हो, सर, माफ क्या कीजिएगा। उसका लड़का है प्लीज या सर, लड़की प्लीज, का कोई भी प्लीज व्यक्ति सर, प्लीज, हमसे जातीय ये मेरा गठबंधन मंच है से सर, प्लीज, बिहार का ये आप फैसला भाषण नहीं यहाँ नहीं दे होगा। सकते, प्लीज सर, सॉरी। गजानन जी, क्या नया नेतृत्व उभर पाएगा इन पार्टियों में? समाजवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं, क्या वंशवाद से निकल पाएंगे आप? वंशवाद का मैंने जो बाकी पार्टियों पर आप जाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक पूछना मिनट चाह बता रहा रहे हैं हूं, आप भाई वीरेंद्र क्या आरजेडी में उभर पर कभी आ पाएंगे? वंशवाद का क्लियर डिफिनेशन पहले जनता समझ ले और हम समझ ले तो उसका जवाब हम दे सकते हैं। वंशवाद किसको कहते हैं? वंशवाद किस दल में नहीं आज के डेट में है? भारतीय जनता पार्टी में नहीं है वंशवाद। इनके यहाँ भी वंशवाद है, नहीं आप है। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड से जाति, लेके धर्म, संप्रदाय का आधार पर नेता नहीं बनता अच्युतानंद जी, है। प्लीज। देश के हर योग्यता आदमी के इनके आधार पर साथ नेता है। बनता है, अच्युतानंद जी, प्लीज। जन समर्थन के आधार पर नेता बनता है। क्या इनके यानी ये तय है देश कि की वंशवाद से जनता कभी उभर नहीं देश पाएंगी की ये जनता पार्टी? नहीं उभरेगा, ना नया नेतृत्व, नहीं उभरेगा, नहीं उभरेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ना आप नया नेतृत्व, कहानी ना होगा, आप नया अंतर है। नेतृत्व दे पाएंगे, ना आपके पास कोई नई सोच है, तो फिर जनता आपके पास क्यों कैसी जाए? बात करें? नई सोच रही है, नई क्या सोच में तो सोच है? ब्रेक हुए वही हताश और लोग। उसके बाद ही हम लोगों का गरीबों को नया उत्थान, एजेंडा गरीबों को उत्थान के निकलेगा। बाद पहले भी अरे होती आजम रही खां के है। साथ मुलायम सिंह रहते हैं देश में। चले, मैं यहीं पर नरेंद्र बहस को मोदी का रोकता हूं मुकाबला सर, करेंगे। अंतिम पड़ाव है, मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते एक सवाल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समाजवादियों की ताकत की बात कर रहे हैं, झारखंड में भी समाजवादियों की ताकत नजर नहीं आ रही है। गजानन जी, समाजवादियों की ताकत नजर अब आएगी, अब आएगी, अब तक ताकत, इसके पहले बटे हुए थे, अब एक हुए, अब आएगी, लेकिन नयापन कुछ नहीं है। नयापन भी होगा और ऐसा नयापन होगा कि देश की जनता कहे कि हाँ सही मानों ठीक है, में देखते हैं। बहुत समाजवादी शुक्रिया आप पार्टी सभी आई है। मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बड़ी बहस, देखते हैं कितना नयापन होगा और जनता उस नयापन को किस कदर, किस अंदाज में स्वीकार करती है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये राम मिलाए जोड़ी, लेकिन क्या ये जोड़ी एक बार फिर से टिक पाएगी? क्योंकि जोड़ी ये मिलती रहती है, पहले भी एकजुटता हुई, लेकिन एकजुटता टिकाऊ कभी नहीं रही। तो क्या ये इतिहास बदलेगा और क्या ये सिर्फ अवसरवादी राजनीति के तहत एकजुटता हुई है, होती रही है?
अच्युतानंद जी, देश को बचाना है, ये नारा देते हुए एकजुटता हो रही है, देश को बचाना है, आप देश को बिगाड़ रहे हैं। देश को बचाने का चिंता इन राजनीति के क्षेत्र में हारे हुए खिलाड़ी लोग देश को बचाने का चिंता कर रहे हैं, या जो नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के साथ जो अभियान छेड़ा पूरे देश के अंदर, और उसका सफलता आप जम्मू कश्मीर में भी मिल रहा है, इससे ये लोग घबरा गए हैं, छटपटा गए हैं। जो विकास हम पूरे देश के विकास का, हमारा देश कोई आज नहीं बना है, हमारा देश गौरवशाली देश है। दो मुद्दे हैं, धर्मांतरण और कालाधन, क्या जवाब है आपके पास? धर्मांतरण, इतना दुख होता है इस बात पर जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग, जदयू के लोग बोलते हैं धर्मांतरण पर। इस देश के अंदर धर्मांतरण के आधार पर पाकिस्तान बन गया और कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया। हम धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है, यदि हिंदू से कोई मुसलमान हो गया तो पाकिस्तान का राज करेगा, हिंदू से कोई ईसाई हो गया तो वेटिकन सिटी पर प्रे करेगा। नहीं तो आपके एजेंडे में ये तो नहीं था, लेकिन मुद्दा भारतीय जनता ये भारतीय जनता पार्टी आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो धर्मांतरण करवाएंगे। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का बात तो नरेंद्र मोदी जी ने सीधा कहा है कि हमको विकास का काम करने दीजिए। ये एजेंडा जो कोल्ड स्टोरेज में रखा उस एजेंडा को भी नहीं उठाइए। हाँ, तो फिर आप क्यों उठा रहे हैं? क्यों धर्मांतरण, धर्म वापसी, घर वापसी? भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। आपके सांसद योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ का संबंध विश्व हिंदू परिषद से भी है। हम उन्हें सांसद माने या फिर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य माने? हम ना, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद हैं। हाँ, फिर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन विश्व हिंदू से संबंध है। को क्या ये शोभा देता है कि वो घर वापसी, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उछाल, जब आप खुद कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने कहा है कि विकास की बात कीजिए, सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो फिर इन मुद्दों को उछालने की क्या जरूरत है जिस पर इन लोगों को मौका मिल रहा है यहाँ पर हमला करने की? मौका मिला जो सतत हमारा देश बृहस्पति शास्त्र में देश, मुझे बस बता दीजिए घर वापसी और धर्मांतरण क्या है? राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं तो बृहस्पति शास्त्र पढ़े नहीं लोग हैं। बृहस्पति सर, आपने घोषणा पत्र में ये शास्त्र नहीं पढ़ाया था? आपने घोषणा पत्र में विकास की बातें कही थी। विकास की बात घोषणा पत्र में है, लेकिन जो देश की हमारे गौरवशाली परंपरा है, वर्तमान दुर्व्यवस्था है और स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प में है कि तो क्या ये धर्मांतरण और घर वापसी के जरिए कांग्रेस मुक्त भारत होगा? धर्मांतरण ये मुद्दा क्यों? ये मुद्दा हम तो इस देश के अंदर जो निवास करने वाले हैं, चाहे वो गिरजाघर में प्रे करे, मस्जिद में इबादत करे, मंदिर में पूजा करे, गुरुद्वारा में गुरुमुख का पाठ करे, विधायक हैं, लेकिन आप फिर बोल रहे हैं यही बात। आप कह रहे हैं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं ये बात। मैं बताता हूं कि जो मंदिर में पूजा करे, जो गुरुद्वारा में गुरुमुखी का पाठ करे, जो मस्जिद में इबादत करे या गिरजाघर में प्रे करे, वो भारत माता का संतान है। तो भारत माँ यही मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है। हमें उससे मतलब नहीं, मतलब है कि यदि भारत के अंदर जन्म लिया है, चाहे किसी भी जन्म का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, हम सबको इस देश का, हिंदू के धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और कहते हैं कि पूरे देश में घर वापसी अभियान चलाया जाएगा, हम चलाएंगे अभियान। ये अभियान चलाने की बात तो आपने नहीं कही थी, आप क्यों चला रहे हैं अभियान? आपको क्या जरूरत है कि 500 साल पहले, 1000 साल पहले कोई कुछ था या नहीं था और उसको आप दोबारा इधर, आपने क्या इसके बारे में जिक्र किया था? नहीं कि आपने कहा था बिजली, सड़क, पानी, बिजली, सड़क, पानी, इन तमाम घर वापसी कहाँ है? इन तमाम मुद्दों पर अभी गजानंद शाही ने कहा घर वापसी बिजली दे रहे हैं, बिजली 90% बिजली का मुद्दा भारत सरकार दे रहा है। घर वापसी का मुद्दा भारत सरकार तो सब कुछ दे रहा है, छोड़िए सर, क्यों चुप है? घर वापसी का मुद्दा कहाँ था आपके घोषणा पत्र में जो आप अभियान चलाने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप चला रहे हैं अभियान, हम देश को जोड़ेंगे। आपके सांसद अभियान चला रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं कि पूरे देश में हमें हमारे सांसद को यह अधिकार नहीं है अपने समाज के विषय में चिंता करने का क्या?
तो क्यों नहीं आप बयान दिया उनके खिलाफ में? हमारे सांसद को समाज को जोड़ने का चिंता करने का समाज को अधिकार है, जोड़ने का- देश को शक्तिशाली बनाने का चिंता करने का अधिकार है, और सांसद ने घर वापसी का जो आह्वान किया है तो उसमें कहिए कोई फिर, गुनाह नहीं तो है। कहिए फिर बीजेपी का एजेंडा है घर वापसी। बीजेपी का एजेंडा सबका साथ सबका विकास है। अच्छा, और सांसद का एजेंडा है घर वापसी, पार्टी का एजेंडा कुछ और, सांसद का एजेंडा कुछ और, क्या चाहते अलग हो हैं? सकता है क्या चाहते हैं झा जी? क्या हम आतंकवादियों को साहेब कह के बुलावे? आप मत बुलाइए, आतंकवादियों को सजा दीजिए कानूनी तौर पर। हम आतंकवादियों को साहेब कौन कहें? कह रहा है कि साहेब कह के बुलाइए? आप उनको सजा दिलवाइए, आपकी सरकार है। लेकिन क्या ये घर वापसी जैसा अभियान चलाना, आपको लग रहा है कि विकास जैसे मुद्दों से आप भटक रहे हैं, या फिर विपक्ष को एक मुद्दा दे रहे हैं? जिनको लग रहा है कि हमने दबाव में, सत्ता के जोर पर, डंडा के जोर पर हम हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए हैं, रोज ये भारतीय इन जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, रोज हिंदू से ईसाई बन रहे हैं, उसका चिंता करने का इनका नहीं, तो फिर ये धर्मांतरण को लेकर भी आपका नजरिया अलग है ना? धर्मांतरण को लेकर भी नजरिया अलग है। कोई विदेशी मिशनरी इस देश के अंदर आके प्रलोभन में हमारे भूले नहीं, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है, भाइयों को तो उसके लिए पुलिस है ना, सिस्टम है, जाजी एक अहम प्रश्न है कि जो धर्मांतरण के बाद राष्ट्रांतरण हो जाता है, ये बात बर्दाश्त करने योग्य सर, तमाम अंतरण जो आप कह रहे हैं घोषणा पत्र में आप जिक्र क्यों नहीं किया? आपने कह देते सर हमारी सरकार आएगी तो हम तमाम ये अंतरण करते हैं। हम राजनीतिक दल हैं और देश के विकास के एजेंडा लागू करेंगे। ये विकास के एजेंडे में है क्या धर्मांतरण और घर वापसी? घर वापसी और धर्मांतरण विकास के एजेंडे। ठीक है, मैं आता हूं, मैं गजानन शाही जी, इनके एजेंडे पर आप विरोध कर रहे हैं। काला धन है और धर्मांतरण, दो मुद्दा आपने कहा। काला धन को लेकर भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, काले धन में जवाब क्या है? काला धन में हम सबने एसआईटी गठन किया, 100 दिन आपने कहा, 100 दिन के बाद सारे रिकॉर्ड हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं नीतीश कुमार जी। न्यायालय का काम है उसको कर, अरे न्यायालय मांगा कि हमको रिपोर्ट दो, हमने एसआईटी गठन करके आपको क्या कानूनी, आपको मुझे न्यायालय को दे दिया है। एक सेकंड, क्या आपको इन कानूनी पहलुओं के बारे में नहीं पता था? अगर नहीं पता था या फिर पता था अगर, तो क्यों कहा आपने 100 दिन? कहते कानूनी तरीके से हमने संकल्प लिया कि हम 100 दिन में काला धन वापस संकल्प आपका टूट गया। हमारा पहला कैबिनेट बैठा, संकल्प आपका टूट गया। मैं आऊंगा, मैं सर इन मुद्दों पर नहीं आऊंगा। मैं गजानन, ठीक है सर, जवाब सुन लीजिए गजानन शाही जी। मैं आऊंगा। काला धन के विषय में इनको जानकारी उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था कि हमारे दल का पैसा वहां काफी रखा हुआ है। जब उनको जानकारी मिला, जब उनकी जानकारी मिला तो वो अपने आप को शांत हो गया। यही बात है। और क्या और क्या? 100 दिन से ऊपर हो गया, क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? आपने जनता को गुमराह किया, आपने जनता को ठगाया, आपने जनता को ठगा। एसआईटी गठन किया है। एसआईटी और बीआईटी से कुछ नहीं होता है। एसआईटी बीआईटी से नहीं होता है। यहाँ हमको देखना है। आपने कहा था 100 दिनों के अंदर हम लाएंगे, हमें वो देखना है। हमारा संकल्प था 100 दिन के अंदर हम काला धन वापस लाएंगे। टूट गया संकल्प। संकल्प टूटा नहीं, हम संकल्प को पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। संकल्प इसलिए टूटा, 100 दिन अभी तक पूरा नहीं है क्या? अरे 100 दिन की बात है बाबू। संकल्प आपका इसलिए टूटा कि जब पता चल गया। संकल्प कर रहे हैं हम समाजवाद लाएंगे। ठीक है, मैं उन मुद्दों पर आपका विरोध है, मैं उन मुद्दों पर, ठीक है आपका विरोध है, लेकिन समाजवादी जनता दल के जो परिवार, कब तक किए, हाथ मिला रहे हैं, कब तक जपिएगा आप? 17 साल केस चल रहा है, ट्रायल हो रहा है। 17 साल तक क्या किया था आपने? जनता दल, यात्रा ठीक है, चलाया, किसके खिलाफ यात्रा चलाया? जी गजानन जी, जनता दल परिवार का जो तमाम जो दल रहा है वो एकजुट हो रहा है। एकजुट क्या इसी नाम पर? काला धन का विरोध करेंगे, धर्मांतरण का विरोध करेंगे, ये तो आप संसद में कर रहे हैं। यानी संसद तक ही सीमित रहेगा या फिर चुनाव में भी आपकी सक्रियता रहेगी? ये विलय कुछ, ये विलय उसी तरह टूट रहेगा जिस तरह हिमालय है। नहीं, हिमालय जैसा अटूट कहने की बात पहले भी कही गई, लेकिन हमारे पास देखिए 1979, 1980, 1988, 90, 92, 94, 96, हर 2 साल पर, हर 1 साल पर आपकी ये हिमालय जो है ना ढह गया। यदि शरद यादव पिन नहीं करते, शरद यादव के कारण नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा है। भाई वीरेंद्र जी, विलय अटूट है, लेकिन क्या ये विलय अटूट रहने भर से जनता आपके पास आ जाएगी? आपके पास क्या नयापन है, क्या नया मुद्दा है जिन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव में जाएंगे, या फिर संसद तक ही धर्मांतरण, काले धन जैसे मुद्दों पर आप विरोध करते रहेंगे? आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और देश में
वो सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहता है। और जब देखिए जिस मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गए थे देश में कि बेरोजगारी को दूर करेंगे। कांग्रेस के 45 साल के राज आप बोलने दीजिएगा, आपको नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, हमको बोलने दीजिए। नहीं, आपको नहीं। दंगा वाले पार्टी है, देश में बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर, देश में महंगाई पर रोक लगाने के लिए और देश में अमन चैन लाने के लिए लोगों ने लोगों से वादा किया था। वादा खिलाफत, काले धन को विदेश से वापस लाने का काम किया था और आज तक 100 दिन में आप विफल हो गए। और वित्त मंत्री, इसलिए 100 दिन में आप नाकाम हो गए। 100 दिन में झाजी 100 दिन में हमने संकल्प किया 100 दिन में लाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं भाई बहन हम लोगों ने एक सेकंड जो विचारधारा के लोग हैं, नहीं, विचारधारा क्या ये है कि जन्मदिन में करोड़ों रुपए खर्च किया जाए? ये विचारधारा तो समाजवादी की नहीं रही है। सवाल का जवाब हमसे मांगे हैं, जेपी लोहिया साहब की विचारधारा तो नहीं रही है। उन्होंने कभी जन्मदिन तो करोड़ों रुपए में नहीं मनाया है। समाजवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, कौन अगर लोग हैं? एकजुट हो रहे हैं, कौन लोग हैं समाजवादी विचारधारा के? आप देखिए कौन जो लोग करोड़ों में जन्मदिन मना रहे हैं अपना, ये समाजवादी विचारधारा है। अगर लोग उन पर मना रहा हो तो घर से लोग करोड़ों में पैसा लगा, जनता मना रही है, जनता मना रही है, जनता मना रही है, उनका जनता मना रही है। आम जनता, उनके चाहने वाले लोग। और आम जनता के पास इतना पैसा है क्या? नहीं, आम जनता के पास इतना पैसा है कि वो नेताओं पर खर्च करे, वो अपने गरीब रहे। और उसी तरह उनका पैसा पूरे उत्तर प्रदेश, इतना पैसा नहीं है कि वो नेताओं के जन्मदिन मनाएं और खुद रोटी भी ना खाएं। उनका जन्मदिन मनाने मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद सर मुद्दों की बात होगी। विचारधारा ठीक है, आपकी अपनी बात है, लेकिन विचारधारा जैसा कि प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, विचारधारा की राजनीति अब शायद नहीं रही, लेकिन मुद्दों की राजनीति तो कम से कम कीजिए। क्या आपके पास एजेंडा है? क्या आपके पास नयापन है? हम तो नयापन यही है कि जिन लोगों ने वादा किया था, आप उनका विरोध कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? जनता के नहीं, काम कर रहे हैं। एजेंडे की जिस तरह से ठगे गए नहीं, अब आगे आप समझे नहीं। इसलिए भाई बिरन जी, मैं एजेंडों की बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद एजेंडों की बात करूंगा। आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप आएंगे तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या एजेंडा है? एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिल्ली की सर्दी में सोमवार को सियासी तपिश महसूस की गई। ये सियासी गर्मी कभी एक दूसरे से जुबानी गर्मा गर्मी करने वाले नेताओं ने एक मंच पर आकर की। निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी रहे और जुबां पर एकजुटता का नारा। लेकिन इतिहास गवाह है कि समाजवादी एकजुट हुए हैं तो तुरंत टूटे भी हैं। तो क्या इस बार फिर इतिहास दोहराएगा या इस बार समाजवादी पलट देंगे इतिहास? दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता परिवार में शामिल रही 6 पार्टियों ने धरना दिया। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के शिकार सभी नेताओं ने मोदी पर जमकर बरसे, साथ ही एकजुटता का नारा भी बुलंद किया। दिल्ली में हाड़ कंपा देने वाली ठंड में समाजवादियों की सियासी गर्मी पैदा करने की एक कोशिश है। जनता परिवार में शामिल रही 6 पार्टियों ने जंतर मंतर पर आयोजित महाधरने में मंच साझा किया और काले धन और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। चुनाव में हमने बिहार के चुनाव में कहा था कि 14 का जो दंगल है, इस दंगल के बाद भारत टूटेगा या भारत रहेगा। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहकावे में आ गए कि 26.5 लाख करोड़ विदेशी बैंक में देश के नेताओं का, लोगों का पैसा जमा है। ज्यादा ये प्रचार रामदेव महाराज करते थे, फिर ये बीजेपी वाले लोग 26.5 लाख करोड़
जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और जो आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव सभाओं में ये बात हर जगह कही, लागत का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। आज क्या हुआ उस ऐलान का? अब जो केंद्र सरकार बनने के बाद इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, लागत के 1.5 गुने की बात भूल जाइए। जो पहले के वर्षों में भी जितनी वृद्धि होती थी उतनी वृद्धि नहीं हुई। और कोई झूठ बोले तो कोई बात नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलेगा तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले। देश का जब प्रधानमंत्री होता है 125 करोड़ की जनसंख्या का नेता है आज, और वो झूठ बोलेंगे तो हमारी राजनीति की परंपराएं जो है, राजनीति के माने झूठ, फरेब, लूट, घट्टू, अत्याचार, बलात्कार, ये नहीं है। मतलब है कि देश की जनता को सुविधाएं मिले। क्या समझते हो? ये एक चुनाव में जीत गया हो, 50-60 वर्ष से कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। अरे 3 सरकार तो हमारी भी बनी है, ये देवेगौड़ा है, ये पीपी सिंह है। किसकी बात कर रहे हो? हमने तो ये नहीं किया। तुमने वादा किया था सबका साथ, तो इसका मतलब है कि जब तक सारा हिंदुस्तान में हिंदू नहीं बन जाएगा तब तक तुम विकास नहीं करोगे। एकजुटता का नारा बुलंद कर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने वाले इन नेताओं को पता है कि इनकी एकता कभी टिकाऊ नहीं रही। शायद इसलिए मंच पर सभी नेताओं को यह कहना पड़ा, इस बार वो पूर्वाग्रहों से निकलकर साथ आए हैं। पता नहीं कौन सा बात बोल रहा है। इनकी देखा मुलायम भाई का शिकायत, लालू यादव का शिकायत, उनके पिताजी हम लोग के साथ पार्लियामेंट के सदस्य ओवैसी साहब, मुस्लिम नौजवानों को बहकाने का एक कोई MIM संगठन बना। मैंने कहा कि RSS का यार काम कर रहा, जो काम हमको करना है, ये इस तरह से वातावरण को खराब कर रहा है। इसलिए सभी लोगों को एक होकर हम लोग पूरा ईगो प्रॉब्लम जो बोलता था लालू जी में लड़ाई, बुरहान सिंह में, नीतीश में लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं है। अरे भाई हम लोग सब एक हैं। बहुत लोग अब प्रश्न करते हैं हमसे भी और लालू जी से भी। जैसे हम आज ऑडियो सुना रहे हैं वैसे ही उनकी तैयारी है। लालू जी ने जो हम पर कहा और हमने जो लालू जी पर कहा ये वो सुनाएंगे। आप सुनाते रहो, लेकिन देश की भलाई के लिए हम लोग अपने पुराने पूर्वाग्रहों को छोड़कर एक हो रहे हैं। एक होने का हम लोगों ने फैसला किया है। ये नौजवान ही जोखिम उठाएगा, नौजवान ही लड़ेगा। और सामुदायिक शक्तियों के खिलाफ जो तानाशाही लूट किए नहीं है, उससे संघर्ष हमारा ये नौजवान करेगा। और याद रखना, नौजवानों में याद दिलाना चाहता हूं, जब नौजवान खड़ा हो जाता है संघर्ष के लिए तो फिर कोई भी सरकार है वो सरकार पे टिक नहीं सकती। आज ये धरना है आपको बताने के लिए हम एक होंगे और देश को बचाने के लिए एक होंगे। और उनको चुनौती देते हैं कि हम संग्राम का आज से आगाज करते हैं। खबरदार, खबरदार, यदि आपने देश को इस तरह से जो वादा किया है उसको छोड़ करके दूसरी बात का काम करोगे तो तुम हिंदू अकेले नहीं हो। तुम कौन ठेकेदार हो? हिंदुओं के ठेकेदार हो। अरे हम मेहनत करने वाले, हम खेत खलिहान में लड़ने वाले, हम पूरे देश में दौलत बनाने वाले असली हिंदू हम हैं। बहरहाल एक दिलचस्प राजनीतिक दृश्य हमारे सामने है जिसके पात्र बीते समय के कलाकार हैं जो भविष्य के सितारे बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनके पास नया कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, CBP।
और हमारे साथ बड़ी बहस में जो पैनल है, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं भाई वीरेंद्र, विधायक आरजेडी, डॉक्टर अच्युतानंद जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक गजानन शाही जी हैं, विधायक जेडीयू, और साथ ही प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। जंतर मंतर से जो आज हुंकार भरी गई एक मंच पर आकर, वो तमाम नेता जो कभी एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, वो तमाम नेता जो कभी एक दूसरे के साथ भी थे, क्या ये एकजुटता आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों के आधार पर हुई है जिन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है? देश को बचाना है, काला धन का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, या फिर अपने वजूद को बचाए रखने की चुनौती इनके सामने आ खड़ी है और इस चुनौती के जरिए एकजुटता हुई है? आपके प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं इसकी एक या दो पंक्ति में भूमिका देना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि देश में आज भी जनतंत्र है ही नहीं, हम उसका सम्मान करते हैं। हर राजनीतिक पार्टी को और उसके नेता को यह अधिकार है कि वह जंतर मंतर पर जमा हो और दूसरी पार्टी की आलोचना करे, सत्ता में जो हैं उनकी आलोचना करे और अपने सत्ता पर काबिज होने की रणनीति तय करे जी। लेकिन यह जो, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ। और आज जिस तरह से सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, और मैं मानता हूँ उसकी कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियाँ देखने को मिल रही हैं, इससे स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूँ कि एक अच्छी पहल है। लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न है कि ये एक क्यों हुए, क्या इसके पीछे कोई सिद्धांत है? क्या कोई इसके उद्देश्य हैं ऐसे जिसे कोई पाक उद्देश्य हम कह सकते हैं? क्या वो जनपक्षीय है? क्या जनता के हक में है, या कुछ और बात है? मेरा मानना है एक ही उद्देश्य है, अपने अस्तित्व को बचाना। आज उनके अस्तित्व को खतरा उपस्थित हुआ है, और यह अस्तित्व सिर्फ उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, उनके लिए। ये ऐसे नेता हैं जो डायनेस्टिक रूल चला रहे हैं, वंशवाद चला रहे हैं। उनकी पार्टी पर खतरा है, उन पर खतरा है, उनके वंशवाद पर खतरा है। मैं मानता हूं कि आज ऐसी शक्तियों को जो वर्तमान सरकार की नीतियों में विश्वास नहीं करता, उसको इकट्ठा होना चाहिए और प्रतिकार करना चाहिए जनतांत्रिक तरीके से, और मैं उसका पक्षधर रहा हूं। लेकिन जो नेता वहां हैं, वो उन नेताओं का एक ही उद्देश्य है कि वो अपने सत्ता में बने रहें, लंदन से बग्गी मंगा करके अपना जन्मदिन मनाते रहें, अपना चारा घोटाले को प्रोटेक्ट करते रहें। और सर यादव जी का सम्मान करते हुए मैं भी कहना चाहता हूं, उनका कोई आधार नहीं है, और समाजवाद की ये जितनी बात कर लें, इनके कोई मूल्य नहीं रह गए, जनता का इन पर विश्वास नहीं रह गया, और जिस युवक की बात करते हैं वह युवक आज उनसे प्रभावित नहीं होता है। मैं मानता हूं जिन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का वो दावा करते हैं, उनको सामने आना चाहिए। यहां बैठे जो नेता हैं उनको आना चाहिए, युवकों को स्वयं सत्ता संभालनी चाहिए, न कि ये डिस्क्रेडिटेड लीडर्स जिनकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो चुकी है। के नाम पर भले ही एकजुटता होती है, लेकिन समाजवादी विचारधारा कहीं कोई समाजवादी नहीं रही। अब लंदन से बग्घी आता है और तमाम ऐशोआराम, जो समाजवादियों की एक सोच रही है कि नहीं, जमीनी नेता, जमीनी सोच। गजानन शाही जी, ये अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ एक आप कोशिश कर रहे हैं, अपने वजूद को बचाए रखने की कोशिश है? नहीं, हम लोग देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश कहाँ बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है? जो आज माहौल है, जो धर्म परिवर्तन का माहौल यहाँ खड़ा हो रहा है, ये देश को बांटने की साजिश हो रही है। इसको हम लोग बचाने के लिए ज़्यादा चिंतित है, न कि अपने आप को बचाने के लिए। हम लोग तो बचे हुए ही हैं। आपको लग रहा है कि ये धर्मांतरण के मुद्दे पर सिर्फ एकजुटता हुई है? धर्मांतरण है, ब्लैक मनी जो जमा है वहां पे, उसका मुद्दा है। तो जो आपने वादा किया जनता को, हाँ, वो तो पूरा करो। ठीक है, लेकिन क्या ये एकजुटता उन वादों के आधार पर या उन मुद्दों के आधार पर आप पहल नहीं कर सकते थे, या फिर पहल करते हुए आप ही कुछ नया अकेला कोई नहीं चल सकता जब तक उसको साथ और लोग। ये आपकी गलती हुई कि आप पिछले चुनाव में अकेला चलते रहे? कहाँ गलती हुई? पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ तो थे ही थे हम लोग। नहीं, हाल के पार्लियामेंट की चुनाव ये आपकी गलती हुई, जिसे सुधार रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन आपकी इजाजत से, और शायद जी वादा हुआ था नीतीश कुमार जी के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स का, क्या हुआ लैंड रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट का?
रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ऐसा वादा हुआ था कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की संस्थाओं को लागू करने का, नीतीश जी ने बुलाया था मुझको दुबई को, क्या हुआ? रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। और कल माननीय मुख्यमंत्री जो जेडीयू के हैं, उन्होंने कल कहा कि शिक्षा ध्वस्त है। मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा। इसके तो आप लोग जिम्मेदार हैं, इसके तो आप लोग जिम्मेदार हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अगर आप लोग जिम्मेदार हैं, ये मंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। दावों की बात करते हैं, कहां गया लैंड रिफॉर्म्स, कहां गया कॉमन स्कूल सिस्टम? गजानन जी, ये सवाल अगर आप किसी और से पूछ रहे हैं, ठीक है, आपका पूछने का हक है, लेकिन आपके शासनकाल में भी तमाम वादे किए गए, उन वादों का भी क्या हुआ? क्या आपको जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हमारे समय वादा हुआ कि बिजली आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि टीकाकरण सिर्फ कागजों पर होता है। आप हमारी बात सुन लीजिए, क्या वादा जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कि बिजली मैं गांव-गांव तक पहुंचाऊंगा, वो पूरा नहीं हो रहा है? क्या रोड का वादा उन्होंने किया था वो पूरा नहीं हुआ? क्या उन्होंने हॉस्पिटल का वादा किया, पूरा नहीं हुआ? प्रोफेसर साहब सवाल आज रांची से आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब रांची से आ रहा हूं, हॉस्पिटल की अगर बात कर रहे हैं लेके बिहार शरीफ तक की जो स्थिति है, मैं शाही जी से कहूंगा जाएं देखें। बख्तियारपुर से मोकामा पुल तक की जो स्थिति है, शर्म आती है जब से सरकार कहती है कि हमने सड़क ठीक करवा दिया। जाएं, कल जाएं, सर्वे कराएं, आप अपनी टीम भेजें कि बख्तियारपुर से राजेंद्र पुल तक की क्या स्थिति, सड़क है ही नहीं, और हम बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप लगता है मैं आज आ रहा हूं, अभी 2 घंटे अधिक मुझे लग गए सिर्फ इसलिए कि सड़क नहीं है, एक्सेप्ट नीतीश जी के घर के आसपास की सड़कों को। लगता है प्रोफेसर साहब को जानकारी का अभाव है कि वो एनएच का है रोड सर, वो नीतीश कुमार और बिहार सरकार की रोड नहीं है। अगर आप एनएच की बात कर रहे हैं तो एनएच ही बहुत सारी बनी है, तो अब आप कांग्रेस को क्रेडिट दीजिए, तब आप खुद क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? मैं सड़क देखिए, तो मैं एक मुद्दे पर नहीं आना चाहता हूं। सवाल अगर आप कालेधन को लेकर पूछ रहे हैं, पूछिए। आप धर्मांतरण के मुद्दे पर हैं, पूछिए। लेकिन क्या ये एकजुटता पहले भी आप करते रहे हैं और टूटते रहे हैं, फिर आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एकजुटता तब हुई जब आपको लगा है कि सत्ता से दूर होते जा रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से सत्ता से दूर हो रहे हैं और इसलिए ये एकजुटता है? अगर सत्ता की अगर हमें अभिलाषा होती तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा न दिए होते। उन्हें सत्ता की जरूरत नहीं है, उन्हें एकता की जरूरत है। नहीं, वो एकता चाह रहे हैं, वो सत्ता नहीं चाह रहे हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर एकता की जरूरत थी तो एकता की जरूरत लोकसभा चुनाव के बाद, इतनी बुरी हार होने के बाद क्यों महसूस हुई, और सत्ता की जरूरत आपको महसूस नहीं हुई लोकसभा चुनाव के बाद? मांझी जी को आपने बिठाया लोकसभा चुनाव के बाद। राजनीति में हार और जीत तो लगा ही रहता है सुमित जी, उससे आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। आज भी जब माननीय नीतीश कुमार जी जान चलते हैं, राजा की तरह उनके पीछे कारवां चलता है, पुलिस सिक्योरिटी के नाम पर हजारों रुपया। आप देख लीजिए एक राजा का सत्ता से मोह नहीं है, आप देख लीजिए उनके ट्रिप को। और मैं केवल उन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने कुछ और लोगों के लिए भी यही व्यवस्था की है। फ्यूडल, टोटल फ्यूडल, समाजवाद का नाम और अपने पीछे सिक्योरिटी ड्रिल के नाम पर हजारों लाखों रुपया खर्च करना कहां का न्याय है? मुलायम सिंह यादव जी का बग्गी लंदन से आना किस समाजवाद का प्रतीक? मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, किस तरह का? भाई वीरेंद्र जी, समाजवादियों की एकजुटता है या फिर हम मान लें कि उन लोगों की एकजुटता है जिन्हें अब राजनीति में अस्तित्व बचाने की, जिनके सामने चुनौती है? पहले तो मैं प्रोफेसर साहब आदरणीय हैं, लेकिन पूर्वाग्रह से अग्रसित हैं लगता है। और लालू यादव, शरद यादव, आप भी ग्रसित थे और मुलायम सिंह यादव की चर्चा ये ज्यादा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की चर्चा मैं तो चाहता हूं आप नेतृत्व में आइए भाई वीरेंद्र जी। ऐसा है प्रोफेसर साहब, जाने दीजिए कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए। कल आप इनका भी क्रिटिसाइज कीजिएगा। जहां आप हैं वहीं अच्छे से काम करते तो अच्छा लगता है। भाई वीरेंद्र जी, लेकिन हर चीज में आप ऐसा कर रहे हैं, लग रहा कि किसी के तरफदारी कर रहे हैं और किसी के खिलाफत कर रहे हैं। नहीं, ये किन मुद्दों के आधार पर समाजवादियों की एकजुटता है? समाजवाद ये समाजवादी, फार्म हाउस में ये इनके लाखों रुपया खर्च करना समाजवाद है। आरजेडी का फार्म हाउस में, लोकतंत्र में सबको यही समाजवाद है जो अभी हुआ। और मैंने एक ही बात कहा
कि दुख होता है। प्रोफेसर साहब पूर्वाग्रह से व्यक्तिगत की बात नहीं है और बात नहीं है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार, शरद यादव जी का खिलाफत जिस शब्दों का उन्होंने किया है, हम समझते हैं क्या कहा उनको, वो चारा घोटाले में वो अभियुक्त नहीं सजा शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। जो मेरा सवाल है भाई बीरेंद्र जी, पहले तो मैं इनका जवाब दूंगा ना। जिस तरह से जिस बातों का इन्होंने जिक्र किया है, ये जिक्र करने का सवाल आपने नहीं किया है। नहीं तो ठीक है, ये आपने सवाल किया कि समाजवादियों को एकजुटता हो रही है, तो क्या है, इनको काहे दर्द हो रहा है? समाजवादी एक जगह हो रहे हैं, क्या समाजवादी विचारधारा है क्या? फिर हो रहा है कि भाई ये वीरेंद्र तो जी, 10 साल क्या समाजवादी विचारधारा है क्या? फिर 25 साल ले जाएगा सर। क्या समाजवादी दर्द इस बात का हो रहा है और कोई दर्द नहीं हो रहा। आपको पता नहीं है कि मैं आपसे बड़ा समाजवादी हूँ, आके मेरे घर पर देख लीजिए, भ्रम हो तो देख लीजिए, मैं बग्गी मंगवाने वालों में नहीं हूँ। समाजवादी विचारधारा है क्या? मैं फार्म हाउस में लाखों रुपया खर्च करने वाला समाजवादी नहीं। किस फार्म हाउस की बात कर रहे हैं आप? मैं समाजवाद की बात कर रहा हूँ, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र, मैं वंशवाद के खिलाफ हूँ। भाई वीरेंद्र जी, नहीं, क्या समाजवाद अगर मेरे यहाँ शादी हो रही है और लोग अच्छे खाना खा रहे हैं तो उसको कह रहे हैं क्या समाजवाद हो रहा है? समाजवाद। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, अच्युतानंद जी के पास आऊंगा, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। जी नहीं।